बहुत ही वैसा था। मैं बॉम्बे में ही था और डी डे चल रही थी उस वक्त पे, शूटिंग चल रही थी मेरी। और अचानक से फ़ोन आता है घर से छोटे भाई का कि ऐसे ऐसे पापा जो है अनकॉन्शियस हो गए हैं और बात नहीं कर रहे हैं, एंड देन हम लोग हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। तो मैंने तुरंत जो है अपना टिकट कराया, मैं वहाँ पहुँचा। उन्होंने मेरे को उस वक्त बताया कि 2 महीने या 3 महीने हैं, बचा नहीं पाएंगे हम लोग। और आवाज़ जैसी आ रही थी तो वहाँ से चिल्ला के बोले डॉक्टर के, आप लोग चुप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मैं इनको बता रहा हूँ कि इनके पापा जाने वाले हैं। पता नहीं, आई जस्ट वांट टू से कि यार जो भी ज़िंदगी में काम धंधा बिजनेस नौकरी चाकरी जो भी है ना, उसके साथ अपने लोगों को भी ज़रूर जोड़ के रखो। यू नेवर नो ज़िंदगी में कब क्या अच्छा बुरा किसके साथ हो जाए। मैं वही समझना चाह रहा हूँ, जो लड़का हीरो और एक्टर बनना चाह रहा था वो कास्टिंग डायरेक्टर कैसे बन गया? वो कास्टिंग डायरेक्टर वही जो मैं बता रहा हूँ कि मजबूरी एक रही थी कि आना तो अब बॉम्बे तो आना ही है किसी भी तरीके से। बच्चे जो आज के जो बच्चे हैं वो लोग भी फॉलोवर्स और उस चीज़ में घुसे हुए हैं, तो मुझे वो चीज़ बड़ी काटती है। वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि रणबीर कपूर मैंने सबसे पहले मैंने सोचा था कि ये आदमी जो है स्टार का बेटा है, तो ये तो बड़ा एटीट्यूड वाला होगा। और रॉक स्टार की हम लोग कास्टिंग कर रहे थे। मैं कुछ और ऐसे एक्टर्स को देख चुका था जो कि बड़े एक्टर्स के बेटे थे और स्टार थे। जो अक्सर ना हम लोग कोई भी इंटरव्यू जब शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोच के आते हैं, मैं इससे शुरू करूँगा उससे शुरू करूँगा, ये पूछूंगा वो पूछूंगा। बट जो हमारी भी बातचीत हुई है ना, आई जस्ट वॉन्ट टू, अगर आप अलाउ करें उस चीज़ को कैमरे पे बात करने के लिए, मैं आपके पापा के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। पापा के बारे में तो मैं मतलब जितना बोलूँगा उतना ही कम रहेगा। तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप। मैं पापा मम्मी की शादी के कुछ 7 साल बाद पैदा हुआ था, तो बड़ा मुश्किल है। मैं कई बार पापा है नहीं अभी, 2013 में नवंबर में उनका देहांत हो गया था। तो ये था कि मैं पूरे ख़ानदान के लिए ही जो था वो जो मिन्नतों वाला लड़का होता है ना, कि या बच्चा होता है, लड़का या लड़की कोई भी हो, तो मैं उस तरीके से हुआ। मेरे बर्थडेज बहुत बनते थे, वो उन्होंने हर चीज़ हमको दी है। बट देन एक टाइम के बाद में ऐसा हो गया था, जब मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो उस वक्त पे उनके और मेरे थोड़े से डिफरेंसेस शुरू हो गए थे, क्योंकि वो बोलते थे कि बेटा पढ़ना ज़रूरी है और सारी चीज़ें। बट देन उसके बाद एक चीज़ थी कि वो हमेशा से ही उनको भी फिल्में देखने का शौक़ था, एक्टिंग का शौक़ था, सब कुछ था। और पापा ने ही, वो कहते हैं वो कीड़ा जो है वो शायद डाला कि तेरे को तू भी एक्टर बनेगा। तो बहुत सारे ऐसा होता है ना, बोला जाता है कि पेरेंट्स को बच्चों को नहीं बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि मुझे भी बताया नहीं गया था, बट मेरे को कोई एक ऐसी चीज़ें उनके फिल्में देखने का शौक़, और उनके बचपन में जब हम लोग सोने के लिए जाते थे तो उनके रूम में जब कुछ पुराने गाने बज रहे होते थे, तो वो सारी चीज़ें, उनका स्टाइल, उनके कपड़े पहनने का ढंग, उनके बात करने का ढंग, वो मेरे लिए एक हीरो समान हमेशा से रहे हैं। कि कोई आपसे पूछेगा कि सबसे खूबसूरत हीरो कौन है, तो वो मेरे पापा हैं। तो वहीं से फिर वो एक्टिंग शुरू हो गई। और उन्होंने मेरे को बोला कि अपने आप को अगर एक्टिंग करनी है तो बॉम्बे, जब मैंने बोला कि मेरे को बॉम्बे जाना है, तो उन्होंने बोला कि अपने आप को पहले प्रिपेयर करो। तो उन्होंने ही थिएटर का रास्ता दिखाया। तो सब कुछ उन्होंने समाज में कैसे रहना है वो समझाया। मम्मी ने सबसे ज़्यादा चीज़ें समझाई। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि कई बार ऐसा होता है कि पापा, मैं बहुत याद करता हूँ उनको और उनके बारे में पूछा भी जाता है और मैं बताता भी हूँ। तो लेकिन जो सबसे बड़ा सपोर्ट जो था वो तो मम्मी का ही हमेशा से रहा है। जब पापा से गुस्सा मिलता था तो मम्मी से ही वो एक एनर्जी मिलती थी कि नहीं, तुझे जो करना है तू कर। तो अभी फ़िलहाल पापा की बात हो रही है, इसलिए मैं कल पता चला, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फ़ोन तो मम्मी को भी करना है। तो हाँ, मेरे लिए सब कुछ पापा ने तो बहुत कुछ दिया है। ज़िंदगी में ना बहुत मुश्किल होता है
किसी ऐसे फैसले को अपनाना या ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट करना जो हमने सोची नहीं हो। हाँ जी। जैसे जिसमें एक होता है फैमिली के किसी भी सदस्य का कम होना। जी। जब कैंसर का पता लगा आपको पापा का, लाइक मैं शायद वो क्वेश्चन भी नहीं फ्रेम कर पा रहा हूँ, जी, बट जी, जी। क्या क्या उस वक़्त क्या 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 चल रहा था? बहुत ही वैसा था, मैं बॉम्बे में ही था और डी डे चल रही थी उस वक़्त पे, शूटिंग चल रही थी मेरी हुँ, और अचानक से फ़ोन आता है घर से छोटे भाई का कि ऐसे-ऐसे पापा जो है अनकॉन्शियस हो गए हैं और बात नहीं कर रहे हैं एंड देन हम लोग हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। तो मैंने तुरंत जो है अपना टिकट कराया, मैं वहाँ पहुँचा और हॉस्पिटल में थे हम लोग और डॉक्टर ने उस वक्त तो वेगली बोला कि हो सकता है ये ट्यूमर था उनको, ब्रेन ट्यूमर। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि ये कैंसरिक हो और कैंसर हो और अगर ये कैंसर है तो 6 महीने से ज़्यादा शायद नहीं है। तो मुझे वो पल तो वो तो बहुत ही अलग पल थे अविनाश भाई। वो तो ऐसे थे कि मैं तुरंत ही वहाँ से, मैं और मेरा छोटा भाई वहाँ से निकले और रूम के बाहर एक जीना था, वहाँ जाके फूट-फूट के रोने लगे क्योंकि कभी सोच सबसे बड़ा एक सपोर्ट जो होता है वो बाप रहता है। तो मेरा तो यहाँ बॉम्बे में जब हम लोग थे तो मुझे तो पता था ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पीछे पापा हैं। पैसे के लिए हो या कोई भी कभी दिक्कत होगी। वो एक मोमेंट था कि कोई नहीं है या अब कोई नहीं होगा या ये क्या बोल दिया इन्होंने डॉक्टर ने। तो बहुत कुछ था। जब उनके टेस्ट वगैरह हुए थे उसके बाद में तो ऐसा भी हुआ कि हम लोग, मैं और मेरा छोटा भाई वहाँ पर ओपीडी में बैठे हैं और डॉक्टर जो है वो फाइनल रिपोर्ट्स देख रहे हैं और बताने वाले हैं कि क्या है। और शायद कुछ पेशेंट्स की आवाज़ चल रही थी वहाँ पर, आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने उन्होंने मेरे को उस वक्त बताया कि 2 महीने या 3 महीने हैं, बचा नहीं पाएंगे हम लोग। और आवाज़ जैसी आ रही थी तो वहाँ से चिल्ला के बोले डॉक्टर के, आप लोग चुप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मैं इनको बता रहा हूँ कि इनके पापा जाने वाले हैं। और हम सिर्फ दोनों भाई उनको देख रहे थे कि वो तो शोर मचा रहे हैं, आप जिस तरीके से बोल रहे हो। तो बहुत कुछ, बहुत बट मज़ेदार टाइम बीता उनके जाने से पहले। उनके साथ दोस्ती हुई नकली पूरे पोस्टर्स बना के उनके दिखाए। लिए, हाँ, पोस्टर्स बनाए उनको। उनको एक जब भी वो किसी डिप्रेशन में जाते थे तो उनको एक हौसला देने के लिए कहानी रची जाती थी। उनको बताया नहीं था कि उनको कैंसर है। तो हम पूरी फैमिली उस वक्त पे एक्टिंग कर रही थी, पूरी की पूरी फैमिली, मेरे मम्मी, मेरा भाई, छोटी बहन, सब लोग, हम लोग सिर्फ उनके सामने अभिनय करते थे और उनके रूम से बाहर जाके रोते थे। बट बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को ये मिला कि ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है। वो वो था हो रहा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उनके बारे में बात होगी तो बहुत लंबी बात है, तो बहुत इस सारी चीज़ें हैं। बातचीत को आपसे सुनने का या आपसे पूछने का सिर्फ एक मकसद था कि ज़िंदगी में ना बहुत सारे लोग, जिसमें शायद मैं भी कभी ना कभी कहीं न कहीं शामिल रहा हूँ, फैमिली को, लोगों को, दोस्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, मुझे याद है अभी कीकू शारदा का ही रिसेंटली एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि उनकी मम्मी का कॉल आ रहा था और वो हाँ। शूट वगैरह में बिज़ी तो नहीं उठा पाए जी, जी, जी। और पता लगा कि वो लास्ट कॉल था। शिट! हुँ। तो पता नहीं, आई जस्ट वांट टू से कि यार जो भी ज़िंदगी में काम, धंधा, बिज़नेस, नौकरी-चाकरी जो भी है ना, उसके साथ अपने लोगों को भी ज़रूर जोड़ के रखो। यू नेवर नो ज़िंदगी में कब क्या अच्छा-बुरा किसके साथ हो जाए। बहुत ज़रूरी है अपने, हाँ। ठीक है, इस चीज़ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जी, जी, और जी। आपके काम पे आते हैं। जी। दिल्ली का एक लड़का, है ना? जिसका कोई गॉडफ़ादर नहीं इंडस्ट्री में, जो हम भाषा यूज़ करते हैं, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं। कुछ पता नहीं कैसे होगा, क्या नहीं होगा। क्यों एक्टर बनना चाहता था? क्यों एक्टर बनना चाहता था? मैं पहले तो हीरो ही बनना चाहता था। हाँ। मैं तो क्योंकि जब बचपन में जो फ़िल्में देखी थी वो तो अक्षय कुमार, अनिल कपूर, शाहरुख खान, संजय दत्त और ये सलमान खान, इन लोगों की फ़िल्में देखते थे। तो उनको देख के ही वो स्टाइल वाला चीज़ कि मैं भी पर्दे पे आऊँगा, मैं भी हीरो बनूँगा। पापा से ही आया ऑफ हुँ। कोर्स, कि उनके बहुत सारे ऐसे टेप्स रहे हैं जो कि रिकॉर्ड करते थे, डायलॉग्स रिकॉर्ड करते थे या उनके कुछ ऐसे पोर्टफोलियो जो खींचे हुए हैं उन्होंने।
तो आइडिया तो वहीं से एक्टर बनने का आया, हीरो बनने का आया। बट देन जब मैंने बताया कि पापा ने जब बोला कि प्रिपेयर करना अपने आप को, तो जब मैं थिएटर में गया तब मुझे कुछ और नामों से मेरा परिचय हुआ, जो कि जिनको आज भी मतलब एक दिग्गज एक्टर्स के तौर पर जाना जाता है, चाहे वो ओमपुरी साहब हों, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह सर हों, चाहे अनुपम खेर हों, चाहे हाँ, बहुत साहब, बहुत करेक्ट, सारे बहुत लोग बहुत हैं, हैं जी। मतलब जो अनगिनत हैं वो भी। तो वहाँ से ये हुआ कि नहीं यार, ये चीज़ कुछ और है। जब मैंने पहला नाटक अपना देखा जाके, चुकाएंगे नहीं, एनएसडी रेपेट्री का एक नाटक था। तो मैं ऐसे ही घूमता फिरता, पापा ने बताया था तो मैं घूमता फिरता चला गया था एनएसडी। तो वहाँ जाके जो है पता चला कि एक शो हो रहा है, तो मैंने वो देखा और मैंने देखा कि एक्टर्स रियल में सामने लाइव परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो होता है ना कि आप एक बच्चे की तरह देखते रह जाते हो कि ये क्या है। तो वहाँ से वो एक्टिंग का जो चीज़ है कि एक्टर बनना है, वहाँ से वो शुरू हुआ। वो शुरू उस वक्त पे फिर मैं वो भूल गया था कि मेरे को वहाँ जाके वो ग्लैमर और उन चीज़ों में जाना है। हीरो मुझे बनने का मुझे एम हट हाँ, गया था, मुझे एक्टर मुझे बनने का वो रह गया आर्ट था। को समझना और उसको सीखने का मन जो था वो शुरू हुआ। मैं अगर पूछूं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुंबई आपको अपनाती नहीं, और मैं भी उसका कहीं ना कहीं हिस्सा रहा हूँ। मेरे को 3 बार मुंबई ने भगाया है। हाँ, आपको कितनी बार भगाया है? मुझे एक बार भगाया। मैं बड़ा लड़ाई करके जो है घर से आया था कि मेरे को बॉम्बे जाना है, और ऐसा बोल दिया था पापा ने कि ठीक है जा देख के आ जो भी है। तो मैं आया और आने के बाद तो मैं देख के सब कुछ हिल ही गया था, क्योंकि जहाँ रहने को मिला वो वहाँ तो 10-15 लोग, सब जो सबकी कहानियाँ हैं कि रहते हैं, तो लोग रह रहे थे, सब कुछ हो रहा था। और जब मैं ऑडिशंस देने के लिए जाता था तो वहाँ वो लाइन ऐसी देखता था कि यार ये, और क्योंकि मैं थिएटर कर चुका था तो मुझे पता था कि मैं इनसे थोड़ा सा तो अलग हूँ, जो वो लाइन है। तो उस लाइन के अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस लाइन में क्यों खड़ा हो जाऊँ अभी। तो वो सब कुछ दिमाग में चलते हुए, एंड देन ये भी कि कितना ही पैसा आप घर वालों से मंगाओगे, उस वक्त पे तो पापा ही भेज रहे थे। तो फिर ये कहा कि नहीं यार, इस तरीके से तो नहीं, मेरे को यहाँ पर सालों साल गुजारने हैं। हाँ, ये था कि होगा ज़रूर। वो निराशा एक बार भी दिमाग में नहीं आई थी कि नहीं होगा। सिर्फ ये हुआ कि ठीक है, अभी एक बार वापस जाता हूँ और बेहतर तैयारी एंड के देन साथ। तैयारी के साथ मैं आऊँगा। तो फिर तैयारी के साथ मैं मुकेश भाई के साथ आया यहाँ पर और कास्टिंग शुरू हो गई थी। मैं वही समझना चाह रहा हूँ, जो लड़का हीरो और एक्टर बनना चाह रहा था, वो कास्टिंग डायरेक्टर कैसे बन गया? वो कास्टिंग डायरेक्टर वही जो मैं बता रहा हूँ कि मजबूरी एक रही थी कि आना तो, अब बॉम्बे तो आना ही है किसी भी तरीके से। अब बॉम्बे आने के लिए, लेकिन ये है कि अब पापा को बोलना भी है कि यार वहाँ पर मैं एक ढंग से वहाँ रहूँगा और मेरे को कुछ कमाई भी होगी, और मैं अपनी एक्टिंग को साथ साथ देखता रहूँगा कि कहाँ मेरे को काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो भी होगा ऑडिशंस देता रहूँगा। और लेकिन एक कमाई का एक साधन मेरे को मिल गया है, जो कि कास्टिंग जिसे कहते हैं। तो उनको भी नॉलेज तो थी कास्टिंग वगैरह की, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, अगर पैसा है तो वो एक मजबूरी थी कि चलो अब मेरे को, मैं ये करूँगा तो मेरे को बॉम्बे आने को अभी मिल जाएगा, टिकने को मिल जाएगा। बट देन कास्टिंग तो सबसे प्यारी मेरे लिए। तो कास्टिंग बहुत मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं आज भी सीखता हूँ। मैंने कल ही MCC में एक ऑडिशन हो रहा था, तो मैं हमेशा वहाँ जाके जो है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी प्रैक्टिस जो है वो चालू रखूँ। तो मैं को-एक्ट कर रहा था वहाँ पर, जो जिस एक्टर का ऑडिशन हो रहा था, उदित उसका नाम है। तो वो आया, उसका ऑडिशन हो रहा था और मैं को-एक्टिंग कर रहा था, बीच में कैमरा भी कर रहा था। तो बहुत मज़ेदार प्रोसेस है कास्टिंग। मुकेश भाई से कैसा बॉन्ड है? मुकेश छाबड़ा ऑडियंस मुकेश भाई से बहुत प्यारा बॉन्ड है। वो लोग तो बोलते हैं वो लव एंड हेट वाला भी है, कि हमारे बीच में एक टाइम था जब कुछ मतभेद भी हो गए थे, लेकिन वो भाइयों में भी होते हैं, वो माँ बाप में भी होते हैं, हमारे मतलब पेरेंट्स के साथ में भी होते हैं। तो वो एक टाइम भी हुआ, एंड देन फिर वो आपको एक सोलमेट जिसे बोलते हैं ना, चाहे वो फ्रेंडशिप के लेवल पे भी हो, तो मेरा उनके साथ में वो वाला एक बॉन्डिंग है कि मैं उनसे पूछता भी हूँ जब कहीं पर किसी चीज़ में फंसता हूँ, और उनसे लड़ता भी हूँ जब वो किसी चीज़ में फंसते हैं या कुछ गलत कर रहे होते हैं। तो बड़ा एक बहुत प्यारा सा एक रिलेशनशिप है हमारा।
मेरे को ये समझाइए, जैसे चाहे मुकेश हों, अभिषेक बनर्जी हों, बहुत सारे या कुछ ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स भी हैं जो एक्टर्स भी हैं, जी जिनमें आपका भी नाम है। जी। जब कोई प्रोजेक्ट के लिए आप कास्टिंग कर रहे होते हो, उसमें बतौर एक्टर खुद को पिच करना, हाँ, वो पूरा प्रोसेस कैसा रहता है? खुद को पिच पता नहीं कैसे करते हैं। हुँ, मैं तो नहीं करता हूँ, हुँ, मतलब नहीं करता था। हुँ। बट अगर आपने जितनी फ़िल्मों की कास्टिंग की है, उसमें से किसी में भी आपने एक्ट भी किया है? मैंने किया ना, करेक्ट, मैंने तो डी डे में वो किया, कैसे चिल्लर आते हो पार्टी आप? में किया। हाँ, ये 2 फ़िल्में मेरी ऐसी रही हैं जिनकी मैं कास्टिंग भी कर रहा था। तो चिल्लर पार्टी का तो यही था कि मैं, क्योंकि मैं को-एक्ट करता था, हर जो भी ऑडिशन के लिए आता था, तो हुँ, मैं ही एक एक्टर था जो उसमें उनके साथ में परफ़ॉर्म करता था। हुँ, तो वो करते-करते अचानक ही विकास सर और नितेश सर ने बोला कि आकाश को गूगली के लिए ऑडिशन करेंगे। हुँ, तो मैंने किया, जो मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। मतलब मेरा मन था कि मैं कुछ करूँ, मैं इसमें करूँ, लेकिन कैसे पता नहीं था। बट उन्होंने बोला और मेरा ऑडिशन हुआ और मुझे वो फ़िल्म मिल गई। तो वो डिसीज़न सारा उनका था। अगर हुँ, मैं ख़राब परफ़ॉर्म करता तो मेरा यही चीज़ है कि खुद को पिच नहीं किया जाता है हुँ, कभी भी। और ऐसे ही डी-डे में भी हुआ था। अभिषेक को भी मैं तो करना शुरू कर दिया था। मैं पहला एक ऐसा वो था जो जिसको कि इतना बड़ा रोल कास्टिंग्स में रह के मिला था। मुझसे पहले कोई ऐसा कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हुआ था जो ओके, जो इतना बड़ा रोल जिसने किया हो। तो बहुत सारे लोग, मुझे मेरे दोस्त जो आज कास्टिंग में भी हैं और कुछ नए आ रहे हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं, मेरे को अच्छा लगता है कि उनको लगा कि यार कास्टिंग में रहते हुए भी आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, एंड देन अगर कहीं पर सर मौके वाली बात है ना, हर कोई जो भी आता है उनको एक मौका चाहिए। हुँ, तो अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर आपको वो डायरेक्टर उस नज़र से देख के आपको कुछ दे रहा है, तो वो आपने पिच नहीं किया, वो आपके ही काम से आपको काम मिला है, मिल गया। चीज़ मिली है। तो बीला को मैं बोलता था, मैं अभिषेक को हम बीला बोलते हैं, तो मैं कई बार क्या बोलता था। कहानी है इस नाम के पीछे? उस नाम तो उसका हमेशा से बीला, जो उसके कॉलेज में शायद बीला बीला, हाँ, बीला। ठीक है। तो हम लोग कास्टिंग के टाइम से ही जुड़े हुए हैं। तो एक टाइम था जब वो सिर्फ़ कास्टिंग, कास्टिंग, कास्टिंग कर रहा था, तो तब मैंने हाँ, बोला था, मैंने कहा, "क्या हुआ, एक्टिंग भूल गया?" तो उसने ऐसे देखा, कह रहा है, "क्या बोल रहा है दैया?" मैंने कहा, "हाँ, तो तू कास्टिंग ही कर रहा है।" हाँ, तो आज देखो, उसने फिर से चीज़ें की और कमाल का परफॉर्मर है। और वही है, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको आपको वो जनता जनार्दन जो है वो ज़रूर देखेगी और आपको वो देगी जो जिसके आप लायक हो। गुगली के लिए फ़ीस क्या मिली थी? गुगली कैरेक्टर के लिए क्या फ़ीस गूगली के थी? लिए 50,000 रुपये मिले थे मेरे को। और उसके बाद कुछ बदला? ऐसा लगा कि चलो अब मैं ऑन स्क्रीन आ गया हूँ, कैरेक्टर अच्छा है, तारीफ़ हो रही है, ऑफ़र्स मिलने लगे, या फिर नहीं भाई फ़िल्म खत्म अब वापस वही? वापस वही होता है। हुँ, तो बट हाँ, उस वक़्त बोला बहुत गया था। नितेश सर ने भी बोला था हुँ, और वासु जो उसमें एसोसिएट थे, उन्होंने बोला कि इसके बाद तेरे को बहुत कुछ मिलने वाला है। हुँ, तो मुझे अंदर से खुशी भी हो रही थी कि अच्छा, बट देन अपना-अपना वो चीज़ें होती हैं कि आपको कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। अगर वही है कि अपने आप को तो पिच, जो अभी बात हो रही थी हुँ। कि वो पिचिंग वाली, तो उसके बाद तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, उसके तुरंत और थोड़े दिन के बाद में फिर मेरे को कुछ मिल गया था। अभी ना अक्सर बात चलती है कास्टिंग की, जभी भी ज़िक्र होता है कि फॉलोअर्स, हाँ। आपने दोनों साइड देखे हैं, एज़ एन एक्टर भी देखा है, जी। एज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर भी देखा है। कितना फ़र्क पड़ता है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का? मुझे पता नहीं, बट हाँ, फॉलोवर्स से फ़र्क तो पड़ता है। हुँ, आप मुझे फॉलोवर्स का ना, मेरे को सिर्फ, मैं इस इंडस्ट्री या हम एक्टर्स को लेके नहीं, मेरे को वो पसंद है, बल्कि मुझे, तो मैं अपनी फैमिली में या कहीं पर जो बच्चे, जो आज के जो बच्चे हैं, वो लोग भी फॉलोवर्स और उस चीज़ में घुसे हुए हैं। तो मुझे वो चीज़ बड़ी काटती है। वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जैसे मेरे ही भतीजे हैं, छोटे छोटे, 14-15 साल के, तो वो बोलते हैं, मामू मैंने वो फ़ोटो डाला, और मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कहा, क्या है, मुँह क्यों लटकाया हुआ है? कह रहा है, ये देखो क्या बोल रहे हैं नीचे, क्या लिख रहे हैं, और ये वो। तो उनको जिस लेवल का स्ट्रेस हो रहा है कि उनके लाइक्स नहीं आ रहे हैं, उनके फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं, वो उसको लेने के लिए जो है वो कुछ भी कर जा रहे हैं, यू नो। ट्रू। तो वो बड़ी दिक्कत है।
तो सोशल उसमें मीडिया स्ट्रेस बन गया है। वो बन गया, और वो हमारी इंडस्ट्री में भी होगा 100%। जब अगर आम जिंदगी में लोगों के लिए, तो हमारे उसमें तो बहुत है, क्योंकि आप तो ग्लैमर वाली दुनिया में हो, तो उसी में आपको हो। तो कितना स्ट्रेस देते होंगे कि फॉलोअर्स नहीं है या ये नहीं। आपको कभी किसी ने कुछ इस तरह से मुझे तो नहीं महसूस था, करवाया? मुझे नहीं अभी तक। हम्म। अगर, हाँ नहीं, मुझे अभी तक नहीं। आपको अगर काम से आपको प्रेज किया जा रहा है, तो फिर वो फॉलोअर्स वगैरह नहीं देखता। और आपका जितना काम रहा है, मैं उसको अगर दो हिस्सों में डिवाइड करूँ, एज एन एक्टर, एज एन कास्टिंग Casting। डायरेक्टर, दोनों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रोजेक्ट कौन सा रहा? एज एन एक्टर कौन सा रहा, एज एन कास्टिंग डायरेक्टर कौन सा रहा? एक्टिंग के लिए तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, जिसका नाम है द लास्ट मील, जो ओके। अभी आई नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको, क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स को कहीं पर भी दिखाने का मौका नहीं मिलता है। तो वो शहीद भगत सिंह के ऊपर है, तो उसमें मैंने शहीद भगत सिंह का किरदार निभाया था। तो वो मेरे लिए सबसे सबसे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसमें एक साइकी में घुसना था, जो कि बड़ी मतलब बहुत मुश्किल है उनकी साइकी में घुसना, कि वो कैसे सोचते थे। बट मैंने कोशिश की, और बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने जितना भी निभा पाया मैं। और कास्टिंग में गैंग्स ऑफ वासेपुर, कास्टिंग में गैंग्स ऑफ वासेपुर सबसे ज़्यादा लोग थे सबसे ज़्यादा उसमें। मुश्किल थी। हाँ, और कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर उसमें जिसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की जो गई हो? जो मुरारी ने किया था, हाँ। जो इनका पंकज भाई को मारने के लिए जाते हैं जिशान कादरी और ये सब लोग, तो वो जो जो कैरेक्टर जो फ़ोन पे बात कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है कि ये कर ले, वो कर ले, और वॉशरूम में भी हाँ, हाँ, वॉशरूम भी हाँ, यूज़ हाँ, कर हाँ। रहा है, और सब कुछ हो रहा है। तो वो जो कैरेक्टर था, उसके लिए हमारे पास में जो भी लड़ाई करने के लिए आते थे कि भैया हमको क्यों क्यों नहीं ऑडिशन कर रहे हो, अगर, क्योंकि हमको बोलना पड़ता था कि भाई आपके लिए नहीं है, तो वो लड़ाई करते थे कि क्यों नहीं है। तो फिर हमको ये चीज़ थी कि हमारे पास में एक ऐसा शस्त्र था, जो हम वो स्क्रिप्ट, वो सीन के ये लीजिए, आप ये कर लीजिए। हाँ। तो आधे लोग तो बाहर से ही बाहर चले जाते थे, कुछ आते थे अंदर और बोलते थे सॉरी सर, ये नहीं होगा। और कास्टिंग और डायरेक्टर, कुछ लोगों ने हाँ, बहुत अच्छा किया, बट मुरारी ने किया फिर उसको। और कास्टिंग डायरेक्टर होने का ये नुकसान भी रहा क्या कि आपने कोई फिल्म आपके पास आई, आपने उसके लिए कास्टिंग करी है, बाद में कोई एक्टर आके बोलो कि यार ये मेरे को क्यों नहीं पूछा, या मेरे को दे सकते थे रोल, मैं एटलीस्ट ट्राई करता? नहीं, ऐसा तो नहीं हम्म। कि मुझे क्यों नहीं ट्राई किया, बट नहीं, ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके। सिर्फ ये हुआ कि मैं फिट क्यों नहीं हूँ। मुझे एक बार तो किसी ने उनको बोला, मैंने, वो एफटीआई से थे, तो उनको बोला कि यार आपके लिए इसमें कुछ है नहीं। तो मैंने बोला था कि आप इस कैरेक्टर में फिट नहीं हो, जिस कैरेक्टर का वो नाम ले रहे थे। तो उन्होंने अपने बैग से एक आर्टिकल निकाला, जो पुराना आर्टिकल था, जंजीर का था या किस फिल्म का था, जिसमें लिखा था कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म के लिए फिट नहीं थे। तो हालांकि वो कर नहीं पाया उस चीज़ को, उनका ऑडिशन किया मैंने, बट लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कभी कभी कास्टिंग में भी ऐसी गलती हो जाती है कि हमको लगता है कि नहीं है एक्टर, लेकिन वो बहुत बार सरप्राइज दे जाते हैं। आपने जिन फिल्मों की कास्टिंग की है, उनमें एक फिल्म थी काय पोछे, काय पोछे, है ना? मुझे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ बताइए। सुशांत के बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बहुत प्यारा इंसान था, और वो जो एक भूख थी ना काय पोछे के टाइम पे, जब हम लोग कास्टिंग कर रहे थे, और मुकेश भाई, जब हम लोगों ने कुछ एक शॉर्ट लिस्ट कर लिए थे कि सुशांत और राजकुमार राव और अमित साध, तो उसके बाद वो जो ऑडिशन, हम कोशिश करते थे कि एक ऐसा ऑडिशन हम लोग करें कि डायरेक्टर को वो चीज़, वो एटमॉस्फेयर में भी डायरेक्टर जाए, ना कि सिर्फ एक कैमरा लगा के करें। तो उस वक्त वो स्टार तो था ही, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, टीवी सीरियल से, लेकिन उन तीनों एक्टर्स की, हाँ, लेकिन वही चीज़ है कि वो अमित, राजकुमार राव और सुशांत, हाँ, उनकी वो जो शिद्दत थी ना, वो बहुत अमेजिंग थी। वो हम लोगों को मेरे को सीख देती थी कि यार एक आदमी इतने अच्छे मुकाम पर है, बट उसके बाद भी उसकी एक ऐसी वाली भूख है कि वो गर्मी में कभी भी किसी भी वक्त अगर बुलाया जा रहा है तो वो आ रहा है, और वो अपने अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो वो बहुत अच्छा था काय पोछे में। और सुशांत हमेशा से ही खुशमिजाज रहा है, इमोशनल रहा है, बहुत प्यार। मैं उनको इतना नहीं जानता था,
बट जितना भी जानता था उनके साथ में हमेशा बहुत बहुत मज़ा आया। और काय पूछे के बाद आई थी डी डे, डी डे, एज एन एक्टर भी एज एन कास्टिंग डायरेक्टर भी। हाँ। बताइए ज़रा कुछ उस फिल्म के बारे डी डे मेरे लिए बड़ा अलग वो था कि डी डे डी डे की कास्टिंग हो रही थी। में। मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि वो नवाज़ भाई को और दीपक भाई को ऑफ़र किया गया था असलम का कैरेक्टर। बट देन मैंने मुकेश भाई को बोल के कि यार एक बार ज़रा पूछो कि क्या हम नए लोगों को कर सकते हैं क्या ऑडिशन। तो उन्होंने निखिल सर ने बोला कि हाँ कर सकते हैं। एंड देन हमने ऑडिशंस करने शुरू किए और मैंने अपना जो है ज़बरदस्ती बोल के मुकेश भाई को कि यार मेरे को अब आप ऑडिशन करो। तो ऑडिशन किया और वो लकीली पता नहीं क्या, कई बार हम एक्टिंग में हमारा ये होता है कि आप कब क्या चीज़ कर जाते हैं आपको खुद को भी नहीं पता होता। तो उस ऑडिशन में मैंने कुछ एक चीज़ डिफरेंट कर दी थी। मैं रोने लग गया था उसमें। उस कैरेक्टर को रोना नहीं था, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे को रोना आ रहा है और मैंने रोना शुरू किया। और निखिल सर ने बाद में बोला था कि तुमने ये जो रोए हो ना तुम इसमें, वो मेरे लिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था इस असलम को लेके, जो मुझे अच्छा लगा, इसलिए तुम इसको कर रहे हो। तो वहाँ भी एक सीख मिली। वहाँ समझ में आया एज एन एक्टर के जो बेसिक एक कैरेक्टर को जब कोई एक्टर परफॉर्म करता है तो वो बड़ा एक बेसिक लेवल पे कर जाता है। तो वो बेसिक तो बहुत सारे लोग करते हैं, आप क्या डिफरेंट कर रहे हो, उसको और क्या डायमेंशन दे सकते हो, वो हमारी एज एन एक्टर एक एक्सरसाइज है जो हर एक्टर को करनी चाहिए। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2014 पीके के बाद आपने शायद किसी फिल्म की कास्टिंग नहीं करी। तमाशा का मैंने थोड़ा सा कुछ पार्ट किया था। ओके। हाँ, पीके के बाद मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक तमाशा था। और एक फिल्म थी जो साजिद जिन्होंने लैला मजनू बनाई है, उनकी एक फिल्म थी, पहले बनाना नाम था, उसके बाद नाम था उनका, जिसमें आदर्श गौरव और रोहित श्राफ और संजना सब लोगों को हमने कास्ट किया था। मैंने कास्ट, वो इंडिपेंडेंट कास्टिंग की थी मैंने। ओके। तो वो दिन भी क्या दिन थे, वो लास्ट कास्टिंग थी। क्यों छोड़ दिया लेकिन कास्टिंग? मेरा मन भर गया था। मतलब मेरा ये हो गया था कि यार मुझे अपना कुछ करने को नहीं मिल रहा था, अपना कुछ कहने को नहीं मिल रहा था। मेरी प्रैक्टिस ज़रूर चल रही थी एज एन एक्टर, एज अ फिल्म मेकर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। बट लेकिन मेरा ये हो गया था कि मेरे को मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे कुछ ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करके मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी स्कूलिंग बहुत अच्छी, मतलब जो शुरुआत हुई थी उसमें अनुराग सर, इम्तियाज़ सर, राजू हिरानी सर, निशिकांत कामत सर, मतलब कितने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ हम लोगों ने जो है कास्टिंग की थी। तो उनसे सीखने को बहुत कुछ, उनसे फिल्म मेकिंग में उनके ऑडिशंस जब हम लोग करते थे तो हमारी एक जद्दोजहद होती थी कि वो किसी तरीके से उनको भी हमारा प्रोसेस समझ में आए, कि हमारी लड़ाइयाँ कुछ एक्टर्स को लेके कि इनको ऑडिशन करते हैं, कुछ बदलने की कोशिश कर रहे थे कास्टिंग में हम लोग। बट देन वो धीरे धीरे वो बड़ा ऐसा हो गया था कि नहीं, आपको मोनोटोनस हो गया था ये, तो फिर मज़ा नहीं आ रहा था। और पापा भी 2013 में चले गए थे, तो फिर ये हुआ कि नहीं यार, मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरा जो अपना वो है वो एक्टिंग है, तो क्यों ना मैं उसी में और ज़ोर शोर से करूं, क्योंकि मेरे को टाइम, जब कास्टिंग होती थी तो टाइम भी नहीं मिलता था एज एन एक्टर अपने ऊपर कुछ काम करने के लिए या कुछ चीज़ें करने के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी मैं अपना एक टाइम मैं निकालूंगा और इस चीज़ को मैं ब्रेक दूँगा। बतौर एक्टर जो बाकी प्लेटफॉर्म्स बोलूँ या मोड्स बोलूँ, उनके बारे में सोचते हो? फॉर एग्जांपल बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी या जो भी ऐसे रियलिटी शोज़ हैं, जैसे इस बार के बिग बॉस में ज़ीशान कादरी गए हैं। हाँ, जानते ही होंगे आप शायद, दोस्त हैं नहीं है पता नहीं। हाँ नहीं, हमने फिल्म की है मेरठिया गैंगस्टर फिल्म की है, गैंग्स ऑफ वसेपुर में भी जुड़े रहे हैं एज अ राइटर। तो हाँ, मतलब सोचते हो या बिग बॉस देखते हो, फॉलो करते हो? बिग बॉस देखता तो नहीं हूँ, बट एक कभी कभी ऐसी मजबूरियाँ आती हैं अविनाश भाई कि जब आपको ना, जब अब तो नहीं आती, बट वो शुरू में वो था। अब तो आपके अंदर हिम्मत भी आ गई है कि आप अपना खुद का के डिसीज़न लेना ज़रूरी है और अपनी शर्तों पे काम करना मेरे लिए बन गया है कि अपनी जो मेरे को पसंद है मैं सिर्फ वही करूं। और लेकिन एक टाइम था जब जब मजबूरियां होती थी तो फिर तब लगता था कि कर लूं क्या,
तो लेकिन ऊपर वाले मतलब कभी होता था कि यार ये ऐसे एक रियलिटी शो में, क्योंकि आए ऑफर्स आए थे, बिग बॉस का ऑफर आया है? आज भी बोलते हैं, हाँ आज भी ओके। फ़ोन आ जाता है कि आप करना चाहेंगे। हम्म, तो या कभी टीवी कोई ऐसा शो का फ़ोन जिसमें बड़ा पैसा दिखा के जब होता था कि यार इतने पैसे और आप काउंट करने लगते हो, अच्छा ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा, तो आप सोचते हो कर लूँ क्या, बट ऊपर वाले का ऐसा करम रहा है कि फिर कुछ वो मेरे को ऐसा मेरे पसंद का काम वो भेज देते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं अभी रुक जाओ। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं करना चाहिए, हाँ, वो बहुत अच्छा चीज़ है, लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, हम देखते भी हैं, बट मेरे लिए मेरा जो मैं जिसे उसका प्रेफर टाइम करता हूँ, शायद अभी आपके हाँ मुताबिक नहीं है। हाँ वो कभी भी आ सकता है, हाँ, हो सकता है कल आ जाए, करेक्ट। कुछ नहीं पता, बिग बॉस में आपको दिख जाऊँ। और अपकमिंग क्या कुछ आ रहा है अभी नए प्रोजेक्ट्स में अगर पूछूं? अपकमिंग अभी तो बिंदिया के बाहुबली जो रिलीज़ हुआ हमारा हम्म, शो, तो उसका फर्स्ट सीज़न आ गया, सेकंड सीज़न अभी दिवाली से पहले 17 तारीख को के आसपास सेकंड सीज़न रिलीज़ हो रहा है ओके। हमारा, और वो मेरा बहुत प्यारा काम है, हम्म, जो मुझे करने में बहुत मज़ा आया। उन जो डायरेक्टर हैं राज अमित कुमार, उनके साथ काम करने में मेरे को बहुत वो कहते हैं ना कि एक एक्टर को डायरेक्टर मिलना, तो वो वाले डायरेक्टर हैं, तो मैं हमेशा उनके साथ जब भी काम करता हूँ तो मुझे बहुत अंदर से एक संतुष्टि मिलती है। तो उसका सेकंड सीज़न आ रहा है, वो है, एंड देन रिची मेहता उनकी एक फ़िल्म है जो कंप्लीट हो गई है, जिसके बारे में मैं अभी बता तो नहीं पाऊँगा, लेकिन वो मेरा बहुत प्यारा एक वो जो आने वाला है। और धनबाद करके एक सीरीज़ है, वो है। और ये शॉर्ट फ़िल्म जो है द लास्ट मील शहीद भगत सिंह के ऊपर, वो लेट्स सी कब, बट वो उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या अटक रहा है, क्यों नहीं रिलीज हो पा रही है शॉर्ट फिल्म? सर शॉर्ट फिल्म्स को कहीं पर भी ना 2023 तक तो मैंने सुना था कि वो ओटीटी पे रिलीज़ हो रही थी और सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब जब हमने काफ़ी जगहों पे मैंने कोशिश की, मैंने मुकेश भाई से भी बोला कि यार आप ओटीटी में सब लोगों को जानते हो, तो आप ज़रा पूछो। जिसने भी वो फ़िल्म देखी है, हम लोग फेस्टिवल्स में गए, बहुत जगहों पे देखी, बहुत पसंद आई, क्योंकि वो सिर्फ़ एक हीरोइज़्म वाली फ़िल्म नहीं है कि शहीद भगत सिंह ने कैसे देश को आज़ाद कराया, बल्कि उसका एक ऐसा मुद्दा जो आज तक कभी नहीं बोला गया, जो अनटचेबिलिटी के ऊपर है, जो वो उस वक़्त पे जो छूत-अछूत समस्या जो चल रही थी, उनका एक आर्टिकल भी है अछूत समस्या। तो उस वक़्त पे बहुत बड़ा वो था, मुद्दा था वो। तो जेल के में रह के ही उनकी जब जब उनको फांसी दी गई थी, उनसे उससे 2 दिन पहले वहाँ पर एक वो मतलब एक कर्मचारी था जो कि अछूत उनको बोलते थे। तो उनको उन्होंने बोला था कि अपने घर का, अपने हाथ का बना सरसों का साग और मक्के की रोटी खिला दे। तो वो कैसे जद्दोजहद में कि मैं करूं, मैं लेके जाऊं उनके लिए कि नहीं, समाज में उनको भी लोग समाज से निकाल देंगे और मेरे को तो पता नहीं क्या ही कर देंगे। तो वो एंड देन यहाँ क्या हो रहा है, जेल में क्या हो रहा है, क्योंकि उनको एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी, तो वहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, उसको लेके एक शॉर्ट फिल्म, और भोगा लोग नाम था डर उसका। रहे हैं उसको लेने में, कंटेंट को? नहीं वो आई थिंक पता नहीं क्यों कहीं पर शॉर्ट फिल्म का कहीं है ही नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे ही है। और हम चाहते हैं कि वो एक लार्ज ऑडियंस जो है उसको उस चीज़ को देखे कि आपका एक हीरो ऐसा भी था जो कुछ और भी कहता था। तो हम चाहते हैं कि लार्जर ऑडियंस देखे, बट कैसे होगा पता नहीं, देखते हैं। बतौर दर्शक और सिनेफाइल मेरी तो इच्छा है कि वो जल्दी से रिलीज़ हो अच्छे हाँ प्लेटफॉर्म पे, ताकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग देखें। हाँ बाकी भी प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। और इस बातचीत को ख़त्म करने से पहले मेरे पास एक सेगमेंट है। जी। मैं कुछ एक्टर्स के नाम लूँगा जिनसे आप जुड़े रहे हैं कहीं ना कहीं, ओके। किसी ना किसी तरीके से, और उनको लेके आपकी जो भी मेमोरी हो, चाहे वो पहली मुलाकात हो, कोई अननोन फैक्ट हो, कोई किस्सा हो, कोई बातचीत हो, वो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर मैं करिएगा। कोशिश करूँगा। ठीक है? फर्स्ट नेम इज़ कंगना रनौत। कंगना रनावत का मेरा ये था कि कभी काम नहीं किया था, कभी मिला नहीं था, और जिस तरीके से तन्वर्ड्स मनु में सर से मेरी बात हुई और मैंने वो रोल किया, तो जब मैं गया तो मुझे था कि शायद एटीट्यूड होगा या कुछ चीज़ें होंगी,
बट जब हम लोग काम कर रहे थे तो मुझे लगा कि हम पता नहीं कब से बरसों से काम करते रहे हैं और कोई भी इसमें ये नहीं है कि मैं स्टार हूँ या ये वो है। तो बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था उस मोमेंट के लिए। आगे कभी ना उसके बाद कभी मिले ना उससे पहले कभी मिले। ओके, अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा, उनके साथ में मैंने काम नहीं किया या कुछ ऐसा कोई मेरा वो नहीं था। हमने पीके की कास्टिंग की थी, बट उनके साथ में ऐसा कुछ मेरा ओके, कभी मुलाकात नहीं है? हाँ, कभी पार्टीज में वैसे ही किसी चीज़ में अगर कोई फिल्म का वो है तो मुलाकात हुई, लेकिन ऐसे कभी। ओके, राजकुमार राव। अरे बहुत प्यारे आदमी है, बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो जो कहते हैं ना कि जब आप आ रहे होते हो तो आप ही के जगह से निकला हुआ एक आदमी, आपका दोस्त जब कुछ मुकाम पा रहा होता है तो आपको जो एनर्जी मिलती है वो हमेशा से उस राजकुमार उनके उससे मेरे को मिलती रही। मैं उनको भाई की तरह मानता हूँ और बहुत कुछ मिलता है उनसे। मतलब कभी भी फ़ोन कर लेते हैं हम लोग, मैं कर लेता हूँ, कुछ मेरे को जानना हो, कुछ पूछना हो, तो वो बड़ा प्यारा। ओके, विद्या बालन। विद्या बालन, पता नहीं फैमिली बन गए थे हम लोग। बॉबी जासूस जब हमने की, मतलब मेरे लिए आज भी है। उनका जो बर्थडे है 31 दिसंबर को आता है और मैं हमेशा कॉल करता हूँ। तो उनके साथ में बड़ी अच्छी बहुत प्यारी बॉन्डिंग थी। वो वो फैमिली वाली बॉन्डिंग थी। उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, बट फैमिली के बारे में क्या ही बोलूँ। वो हमेशा सपोर्टिव, हमेशा चीज़ें उनको कभी मैंने को एक्टर या उस तरीके से नहीं देखा, मैंने उनको एक फैमिली की तरह देखा। आलिया भट्ट। आलिया के साथ में मैंने ज़्यादा कभी इतना इंटरेक्ट मतलब कभी हुआ नहीं मेरा। ओके, पंकज त्रिपाठी। पंकज भाई वही चीज़ जो मैं बोलूँगा कि जब आपके आसपास से कोई आदमी उठता है तो कितनी खुशी होती है और कितना एक एनर्जी मिलती है आपको। तो हमेशा से मिली। मैं पंकज भाई और मैं थिएटर के टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। जब वो थिएटर कर रहे थे, मैं भी एक ग्रुप में जो रंग सब तक हमारा ग्रुप है वहाँ पर कर रहा था। तो उनसे हमेशा वो एनर्जी मिली। और बहुत सारी चीज़ें जो जब आपको कुछ जानना होता है ना, कहीं आप फंसते हो इंडस्ट्री में कुछ सवालों में, तो मैं उनसे कर लेता हूँ। जैसे यही चीज़ जो आपने बोला कि कभी आप बिग बॉस में या किसी उस चीज़ में अगर सीरियल या कुछ वो करना चाहोगे या क्या, तो कभी ऐसा हुआ तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा क्या करना चाहिए। तो मैं कई बार उनसे बहुत सारे सवाल जवाब मैं पूछने लगता हूँ। ओके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज भाई, मैंने ब्लैक फ्राइडे जब देखी तो मैं तभी से फ़ैन हो गया था। और नवाज़ भाई को मतलब एज एन एक्टर मैं जो था उनके साथ में उनको बहुत मतलब मुझे बड़ा प्रेरित करते थे वो। बट वो पहला इंसिडेंट जब मैंने उनको देखा था ऑफिस में, गैंग्स ऑफ वासीपुर के ऑफिस के बाहर, रिसेप्शन के बाहर वो बैठे हुए थे और अनुराग सर जब आए थे वहाँ पर, और अनुराग सर ने जब उनको देखा और उनको बोला कि बहुत कमाल का रोल लिखा है और तू कमाल कर देगा। तो उन्होंने ऐसे ऐसे किया था और मैं ये देख रहा था कि कितनी बड़ी चीज़ है कि मेरे सामने ही एक इंसान को जिनकी एक्टिंग मुझे पसंद है, उनको एक डायरेक्टर भरोसा कर रहा है उनकी एक्टिंग पे, उनको मतलब भरोसा क्या, उनको बिलीव है कि ये बहुत अच्छा करेगा। तो वही उस वक्त की लर्निंग बड़ी कमाल थी। और हमेशा से डाउन टू अर्थ, आज भी जब मिलते हैं तो लगता ही नहीं है कि ये एक स्टार है। वो हमेशा से एक छोटे भाई, मेरे को अपना मतलब छोटा भाई मान के ही मिलते हैं। और मैं हमेशा उनको शुक्रिया अदा करता रहता हूँ कि डी-डे आपने नहीं की और मेरी झोली में आ गई। रणबीर कपूर, मैंने सबसे पहले मैंने सोचा था कि ये आदमी जो है स्टार का बेटा है तो ये तो बड़ा एटीट्यूड वाला होगा। और रॉक स्टार की हम लोग कास्टिंग कर रहे थे। मैं कुछ और ऐसे एक्टर्स को देख चुका था जो कि बड़े एक्टर्स के बेटे थे और स्टार थे, और उनका एटीट्यूड जो है वो मेरे को नहीं अच्छा लगा था। तो मुझे लगा ये तो इतने बड़े स्टार, मतलब कपूर ख़ानदान के बेटे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा होगा। तो मुझे याद है कि इम्तियाज़ सर ने हमको एक दिन मिलवाया था, एंड देन अगले दिन मैं ऑफिस जा रहा हूँ और ऐसे एक मीटिंग चल रही है और
मैं उस हमारा कास्टिंग रूम में उनकी मीटिंग चल रही थी, रणवीर थे, इम्तियाज़ थे, मैं वहाँ पर कुछ फाइल लेने के लिए आया, रूम के अंदर आया और मैं हेलो हेलो करके रणवीर को नहीं किया मैंने हेलो, मैंने कहा मैं क्यों करूँ तो वो मेरी गलती थी। तो मैं यहाँ से निकल के और पीछे की तरफ वहाँ से फाइल निकाल रहा हूँ और उसने रणवीर ने कहा कैसा आकाश, तो मैं कहा यार नहीं ये बंदा अलग है। फिर अगले दिन भी ऐसे ही वो सामने से आ रहे हैं ऑफिस में, वो आते रहते थे, तो सामने से आ रहा है, मैंने कहा मैं यहाँ से क्या करूँ, क्या हाल है भाई, तो मैंने किया नहीं, वो वहाँ से आदमी वहाँ से कह रहा है कैसा है, मैंने कहा नहीं यार ये मैं गलत था, बहुत प्यारा इंसान है। Okay, last one is John Abraham. जॉन अब्राहम, उनके साथ में मेरा ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं रहा, बट जब हम लोग एक फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे उस वक्त पे उनकी गाड़ी थी एक सफ़ेद कलर की, तो शील बाबू एक जो उनके पार्टनर रहे हैं, तो उनके पास में भी एक जीप थी वाइट कलर की, तो वो मेरे दोस्त ने और मैंने पूछा था कि आप बेचना चाहते हो या नहीं, ये कितने की होगी और क्या, तो उन्होंने कहा नहीं पागल है कि, शील बाबू ने कहा कि मैं बेचना वेचना नहीं है मेरे को। तो जॉन सर जो है साथ में बैठे थे, कह रहे कि कितने की चाहिए तुमको, मेरे को निकालनी है, तो मैंने कहा है तो एक बड़ा प्यारा सा वो रहा था उनके साथ में। और हमेशा जब भी मैं उनसे मिला, तो बहुत पुरानी बात है, अब तो 10 साल हो चुके हैं, तो अब का 10 साल से नहीं मिला हूँ, बट वो बड़े मज़ेदार इंसिडेंट रहे हैं उनके साथ में, उनकी एक्सरसाइज वगैरह, और उनकी जब भी बात करते थे तो वो किसी ना किसी डाइट को लेके, इस चीज़ को लेके वो बात करते थे, तो एक मोटिवेशन मिलता था। थैंक यू सो मच आकाश फॉर द बातचीत, फॉर शेयरिंग दोज मोमेंट्स प्यारे प्यारे, और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मैं चाहता हूँ आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आए, रिलीज़ हों, फिर हम और बैठें और बात करें क्राफ्ट के बारे में, आपके बारे में, और मिलते रहें। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार था। मैं मतलब शुरू में तो इमोशनल हो गया था, बट लेकिन जिस तरीके से आपके सवाल जो थे वो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे एक के बाद एक चीज़ें चलती रहीं, बोलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश दहिया और आप मुझे देख रहे हैं गलाटा इंडिया पर।